लोग कहते हैं ओशो ने अपनी जिंदगी में 1 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ी थी। पहले वो सिर्फ एक फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, पर जब वो एक गुरु बने तो बहुत फेमस हुए। उनके लेक्चर्स बहुत यूनिक नॉलेज वाले हुआ करते थे। विदेश से लोग सिर्फ उनके लेक्चर सुनने आते थे। इंडियन गवर्नमेंट के साथ पंगा हो गया तो वो अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने अपना एक शहर बना लिया, खुद का एयरपोर्ट, खुद के मॉल्स, खुद के लोग, सब कुछ खुद का। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस थी और वो हीरो की घड़ी पहनते थे। पर जब एक दिन FBI ओशो को पकड़ने उनके आश्रम पहुंची तो ओशो अपने प्राइवेट जेट से भाग रहे थे और फिर जब पकड़े गए तो वो सीट के पीछे छुपे हुए थे। क्या हुआ ओशो के साथ? क्यों ओशो के कल्ट ने पूरे के पूरे एक शहर को जहर दिया था? क्यों मर्डर्स हुए और क्यों फ्रॉड्स हुए? हम इस पूरी कहानी की डिटेल में मजे लेंगे। ओशो मध्य प्रदेश में बरेली में पैदा हुए थे और बचपन से ही वो इंटेलिजेंट थे। जबलपुर के एक चोर बाजार जिसका नाम गुरंदी है, वहाँ पे वो किताबें खरीदा करते थे। मैंने भी गुरंदी से कई किताबें खरीदी। इनका नाम चंद्र मोहन जैन था। अपनी जवानी के दिनों तक ये काफ़ी पढ़ाई कर चुके थे और फिर ये एक प्रोफेसर बन गए। ये 1960 से 1968 मतलब 29 से 37 ईयर्स की उम्र तक कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाते थे। पर ओशो के बहुत से रिलीजन्स को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट ओपिनियंस थे। ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग को भी ओशो बहुत ही ज़्यादा नकारते थे। वो दसों रिलीजियस फिलॉसफीज, हज़ारों फिलोसोफर्स की बातें और हज़ारों कवि की कविताओं को एक छोटे से फनी और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स में डिलीवर कर सकते थे। कई बार ओशो की बातें सुन के लोग बहुत ऑफेंड हो जाते थे, पर साथ में अचंभित भी हो जाते थे। धीरे धीरे करके ओशो के बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए। टिल ईयर 1970 जब वो 39 ईयर्स के थे, उन्होंने अपने डिसाइपल्स की एक छोटी सी टीम बना ली। ये सब मुंबई के एक फ्लैट में ऑपरेट कर रहे थे। ओशो ने अभी तक प्रोफेसरशिप छोड़ चुकी थी। ओशो का नाम अभी रजनीश था। लोग उन्हें आचार्य रजनीश कहते थे और तब उनकी सेक्रेटरी मयोगा लक्ष्मी थी। उनका असल नाम लक्ष्मी कुरवा था। रजनीश का पूरा कारोबार अभी यही संभाल रही थी। जब रजनीश बॉम्बे में ही थे तभी उन्हें मिलती है शीला। 16 साल की शीला रजनीश से मिलके मंत्रमुग्ध हो जाती। वो अपने पापा के साथ आई थी और वो आचार्य रजनीश से अपनी पहली मुलाकात को ऐसे डिस्क्राइब करती। And I felt like if life ends now, I have nothing to lose. शीला वो नाम था जिससे सिर्फ ओशो नहीं, आगे चल के पूरा का पूरा अमेरिका वाकिफ होने वाला था। पहली ही मुलाकात में शीला ने अपने आप को रजनीश को डिवोट कर दिया था। इस मुलाकात के बाद शीला अपनी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चली गई। वहाँ शीला ने मार्क सिल्वरमैन नाम के एक आदमी से शादी कर ली। शादी करने के बाद शीला और उसका हस्बैंड दोनों रजनीश के डिसाइपल बन गए। वापस इंडिया लौट के शीला आचार्य रजनीश के बहुत करीब थी और इनके बीच में सेक्स हुआ या नहीं ये हमें आगे पता लगेगा। रजनीश के फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे और मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में इतने सारे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। अब समय आ गया था कि आचार्य रजनीश अपना खुद का एक आश्रम बना ले। उन्होंने यही किया। रजनीश विथ हिज थाउजेंड्स ऑफ फेथफुल डिवोटीज मूव टू पूना। उसके बाद उन हजारों लोगों ने पूना के कोरागोन पार्क में आचार्य रजनीश का एक आश्रम बना लिया। यह आश्रम ऐसा था कि अगर कोई एक बार वहां पे आ गया तो जरूर कई बार आएगा और बहुत लोगों को लेके आएगा। ये धरती में एक स्वर्ग के जैसे था। सालाना 30,000 से भी ज्यादा फॉरेनर्स इन्हें विजिट करते थे और अपनी सारी चीजें और अपना सब कुछ छोड़ के आश्रम में रुकते थे। यहाँ डॉक्टर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब थे। ये जगह हायर मिडिल क्लास और हायर क्लास लोगों से भरी हुई थी। आश्रम में रजनीश के महान लेक्चर्स, एक कंफर्टेबल रूटीन और बहुत से एडवेंचर्स थे। यहाँ पे जो मेडिटेशन लोगों को कराया जाता था वो नॉर्मल मेडिटेशन नहीं था जिसमें लोगों को बैठ के ध्यान लगाना पड़ता है। यहाँ डायनेमिक मेडिटेशन परफॉर्म कराया जाता था। रजनीश का मानना था कि अगर लोग अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए इस मेडिटेशन के दौरान लोगों को कूदना होता था, चिल्लाना होता था, जो मन में आए वो करना होता था, अपनी सारी एनर्जी को बाहर निकालना होता था, फिर ध्यान लगाना होता था और फिर उसके बाद रिलैक्स करना होता था। लोगों के अंदर एनिमलिस्टिक एनर्जी जो सेक्स डिजायर के फॉर्म में स्टोर रहती थी उसे बाहर निकालने के लिए आश्रम में फ्री लव को भी प्रैक्टिस कराया जाता था। फ्री लव का मतलब है ओपन कैजुअल सेक्स,
जिसके साथ सेक्स करना है करो, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। आश्रम में ट्रेडिशनल फैमिली का कंसेप्ट नहीं था। रजनीश के हिसाब से बच्चे और फैमिली जैसी चीज़ें इनलाइटनमेंट के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। अगर लोगों को इनलाइट होना है तो कम्प्लीटली फ्री होना होगा अपने सारे इमोशंस और डिज़ायर से, और यही इनलाइटमेंट रजनीश बेचते थे, और इसी आइडियाज़ को बाय करके लोग बहुत दूर दूर से इनके पास आते थे। ये वीडियो पूना के आश्रम की है, जहाँ लोग अपनी एनिमलिस्टिक डिज़ायर को बाहर निकाल रहे हैं, पूरे नंगे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और रेप कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये चीज़ें बहुत फैल गई थी। आश्रम बहुत फेमस हो गया था। शीला आचार्य रजनीश के बहुत करीब आ गई थी और आश्रम का पूरा कंट्रोल धीरे धीरे करके शीला के पास जा रहा था, क्योंकि आश्रम में ड्रग्स का यूज़ होता था, फ्री लव प्रैक्टिस कराया जाता था। रजनीश अलग अलग रिलीजन्स के बारे में बहुत खुल के बोलते थे और उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। साथ में आश्रम के ऊपर स्मगलिंग के, टैक्स की चोरी के ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे, और इसलिए भारतीय सरकार से अब उनकी खटपट चल रही। जब तक किसी भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल गुरु को सरकार से सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो बड़ा नहीं बन पाएगा। आचार्य रजनीश समझ गए थे कि भारतीय सरकार पीछा नहीं छोड़ेगी। पहले माँ लक्ष्मी के हाथों में जिम्मेदारी थी कि आश्रम के लिए कोई नई और अच्छी जगह ढूंढे किसी और देश में, पर उनसे ये काम नहीं हो पाया। आचार्य रजनीश ने अब ये जिम्मेदारी शीला को दी, और अब वो उनकी नई सेक्रेटरी भी थी। क्योंकि शीला अमेरिका से पढ़ के आई थी, इसलिए शीला ने अमेरिका में ही जगह ढूंढी, और अब वो होने वाला था जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। शीला ने 64,229 एकर्स का लैंड खरीदा। अब अंदाजे के लिए कि ये कितनी बड़ी जगह थी, बनारस एक इंडिया की फेमस सिटी है, पर उसका एरिया एकर्स में 20,260 एकर्स है। ऐसे 3 बनारस जितनी जगह शीला ने एक सिटी बनाने के लिए खरीदी, $5.75 मिलियन में। ये लैंड अमेरिका के ओरिगोन स्टेट में था। एंटीलोप नाम का एक छोटा सा गांव था, और उसी गांव के पास एक बिग मडी रेंच नाम की जगह थी, जिस जगह को शीला ने खरीदा था और नाम रख दिया था रेंचो रजनीश। अमेरिका के एक लॉ है कि अगर 150 लोग एग्री करेंगे या वोट करेंगे तो जिस जगह को वो कह रहे हैं उसे एक सिटी डिक्लेयर किया जा सकता है। शीला का ये मास्टर प्लान था। आचार्य रजनीश को सब बहुत प्यार करते थे, और इसी प्यार की वजह से शीला ने लोगों को वो विजन दिखाया। विजन एक ऐसी सिटी बनाने का जिसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो, हमारे रूल्स हो जो हेवन हो, अर्थ पे रियल हेवन। हजारों लोग इसी विजन को लेके एंटीलोप के पास पहुंच गए। पहले कुछ लोग आए, इन सब ने सेम ड्रेसेस पहनी हुई थी, देवर ऑरेंज। एंटीलोप में रिटायर्ड लोग सुकून की जिंदगी बिता रहे थे। इन लोगों को देख के वो लोग थोड़े परेशान होने लगे। लोकल लोगों के मन में इन लोगों को लेके बहुत सारे सवाल आने लगे कि क्यों कोई इतनी बड़ी चट्टानों भरी जगह को खरीदेगा, क्यों यहाँ पे लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्यों यहाँ पे पोर्टेबल हाउसेस और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें लगातार लाई जा रही हैं। शुरुआती दिनों में कुछ हॉल्स थे जहाँ पे सन्यासी रहा करते थे, और लोग जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही थी आते जा रहे थे, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे पता लगा यहाँ पर एक शहर बन रहा है, और ये शहर काफ़ी लग्जरी होने वाला है। जो लोग काम कर रहे थे वो बहुत खुश थे, जैसे कुछ बच्चे मिलके कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वो सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स थे, और सब के सब लगे हुए थे इस बड़े से शहर को बनाने के लिए। इन लोगों ने मॉल्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, बड़े बड़े मेडिटेशन हॉल्स बनाए, रेस्टोरेंट्स बनाए, कैफेज बनाए। ये जगह बहुत खूबसूरत बन गई थी। यहाँ सब कुछ था जो एक शहर में होना चाहिए। सारे सन्यासी बहुत खुश थे। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जब कुछ लोगों ने मिलकर एक बड़ा शहर इतनी जल्दी तैयार कर दिया हो। इस पूरे समय आचार्य रजनीश मौन थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। सारे पब्लिक टॉक्स बंद कर चुके थे। इस पूरे मूवमेंट को हिस्ट्री रजनीश मूवमेंट के नाम से याद रखती है, और इस पूरे मूवमेंट की लीडर और स्पोक्स पर्सन थी शीला। फिर एक दिन इस आलीशान सिटी में, जहाँ सब के सब आचार्य रजनीश के भक्त थे, सब उनका ही था, बहुत सी महंगी गाड़ियों के बीच एक रोल्स रॉयस से उतरते और भगवान एंटर करते हैं रजनीशपुरम में। सबका सपना सच हो चुका था, भगवान आ चुके थे। अब आचार्य रजनीश को सब भगवान श्री रजनीश बुलाते थे। एंटीलोप के लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन लोगों के लिए ये विश्वास करना मुश्किल था। वो लोग इनके समर्थन में नहीं थे, पर अब भगवान को रोकना नामुमकिन था।
इस सिटी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की जिम्मेदारी शीला ने अपने कंधों पे ले ली और वो इसको लेके बहुत पैशनेट थी। काम पूरे जोर से चल रहा था, दिन ब दिन फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, पर शीला का मीडिया को ब्लंटली आंसर दे देना और धीरे धीरे करके अलग अलग टैक्टिक्स का यूज करके पूरी सिटी में अपना कब्जा बना लेने की वजह से रजनीशपुरम और लोकल कम्युनिटी के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। यूएस गवर्नमेंट भी इन लोगों को लेके बहुत चौकन्नी थी और उसका रीजन था कुछ समय पहले हुआ जोन्स टाउन का केस। ऐसे ही एक कल्ट लीडर ने अपना एक कल्ट बनाया और अंत में बहुत सारे लोगों ने उसके कहने पे सुसाइड कर लिया जहर पी के। अब रजनीशपुरम जो एक ऑफिशियल सिटी थी, वहां पे पुलिस भी रजनीशीस की ही थी, रूल्स भी रजनीशीस के ही थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्हें चाहिए था। भगवान के आने के बाद सारी चीजें पहले जैसे ही शुरू हो गई। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज के हिसाब से अपनी सिटी में चीजें बनाना शुरू कर दी। आसपास के लोग ज्यादातर कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस थे और जैसे ही उन्होंने फ्री लव जैसी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म होते देखा तो वो दंग रह गए। लोग खुली जगह में सेक्स कर रहे थे, किस कर रहे थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, मैरिजेस का अपोज हो रहा था। ये एकदम अलग जगह थी। कंजर्वेटिव लोग ये सब देख के अपने आप में ही सुकड़ जाते हैं। बाहर के लोगों को लगता था कि रजनीशीस बेवकूफ और रजनीशीस को लगता था कि बाहर के लोग बेवकूफ हैं। ऐसे ही दोनों के बीच में दरार बढ़ती रही। बाहर के लोगों ने इसे सेक्स संप्रदाय बोलना शुरू कर दिया। इसी समय एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आश्रम इन पूना, जो एक जर्मन डायरेक्टर वॉल्फगैंग ने प्रोड्यूस की थी। ये डायरेक्टर पूना के रजनीश आश्रम में थे और वहां छुपा के कैमरा लेके गए थे। इसी फिल्म को देख के बहुत लोग डर गए। बहुत से सीन्स ऐसे थे जो डिस्टर्बिंग थे। लोग पूरे नंगे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और इन सब को इनर एग्रेशन को क्लियर करने का एक सोर्स बताया गया है। अंदर सच में ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लोकल्स के लिए ये सब बहुत अजीब था। लोकल्स ने कम्युनिटी फॉर्म कर ली और रजनीशीस को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लगे। पिटिशंस फाइल होने लगे और केसेस शुरू हो गए। जब शीला को लगा कि एंटीलोप में रहने वाले लोग बहुत विद्रोह कर रहे हैं, तो शीला ने एंटीलोप के घरों को धीरे धीरे करके खरीद लिया और एंटीलोप के सारे घर खरीद लिए। अब पूरा एंटीलोप रजनीशपुरम का हिस्सा था। जब आसपास के रेंचर्स ने रजनीशीस को परेशान करने के लिए गोलियां चलाई तो रजनीशीस रुके नहीं। अब रजनीशपुरम में एक आर्मी भी तैयार होने लगी थी। वो रोज शूटिंग प्रैक्टिस किया करते थे। वहां जो जो हुआ धीरे धीरे सामने आया। ये सब की सोच से परे था। अब वो समय था जब रजनीशपुरम में क्राइम शुरू होने वाले थे। इस समय तक कम्यून काफी बड़ा हो गया था। शीला अपने घर में अपने कुछ विश्वास के लोगों के साथ रहती थी, जो लोग शीला पे बहुत भरोसा करते थे, उनकी हर बात मानते थे। अब शीला और भगवान का अगला टारगेट था वेस्को काउंटी इलेक्शंस। वेस्को काउंटी उस पूरी जगह का नाम है जिस जगह में ये सिटी ऑफ रजनीश थी। अगर रजनीशीस ये इलेक्शन जीत जाते तो पूरा कंट्रोल उनका हो जाता। कम से कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देखने को मिलता जो उन्हें चाहिए था। दैट वाज पावर। शीला इन इलेक्शंस के लिए बहुत सीरियस थी और इन लोगों ने लॉन्च किया शेयर द होम कैंपेन। असल में ये बात तय थी कि रजनीशपुरम के बाहर के लोग रजनीशीस को वोट नहीं देंगे, इसलिए इन लोगों ने बाहर से जितने ज्यादा हो सके उतने होमलेस लोगों को इकट्ठा किया और उनको घर देने की बात की। सड़क में सो रहे बेघर लोगों को ये बसेस में भरकर रजनीशपुरम ले आए। गोल था कि इनको एज अ वोटर रजिस्टर किया जाए और इनसे वोट दिलाए जाए। पूरे अमेरिका से 6000 बेघर लोगों को लाया गया। 1984 का वेस्को काउंटी इलेक्शंस रजनीशीस को ही जीतना था, पर जब बात सामने आई और शीला ने खुल के पब्लिकली एक्सेप्ट किया इस बात को, तो हायर अथॉरिटीज ने इन लोगों का वोट करने का अधिकार ही छीन लिया। अब सिर्फ वही वोट कर सकता था जो ओरेगन का रजिस्टर्ड वोटर था पहले से। कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़खानी की गई। पूरा ओरेगन हिल गया। सारे बेघर लोग गुस्से में थे, कुछ तो मेंटली अनस्टेबल भी थे। इन्हें शाम की बियर के साथ ड्रग मिला के दिया गया जिसका नाम हेल्डोल था, जिससे ये सब लोग शांत रहे। जब शीला और उसकी टीम ने इलेक्शंस को जीतने के दूसरे तरीके निकाले तो वो बहुत खतरनाक थे। वो तरीका था कि क्यों ना इन इलेक्शंस को जीतने के लिए अपने वोटर्स ना बढ़ाए जाएं, पर बाहर के वोटर्स को ही कम कर दिया जाए। पूरे शहर को ही मार देते हैं, फिर कौन वोट करेगा हमारे खिलाफ। यस, दिस वाज द प्लान। पूरे शहर के अलग अलग रेस्टोरेंट्स, करीब 10 रेस्टोरेंट्स में सैल्मोनेला मिला दिया गया। ये वही पैथोजन था
जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। दूसरे दिन से पूरे शहर में फूड पॉइजनिंग फैल गई। मेडिकल इमरजेंसीज बढ़ती जा रही थी। पूरा शहर बीमार होने लगा। कुछ ही दिन में 750 लोग बीमार हो गए। बहुत समय तक इन्वेस्टिगेशन चली और बाद में सब साफ हुआ। प्लान तो ये भी था कि वाटर टैंक जिससे पूरे शहर में पानी जाता है उसे ही इन्फेक्ट कर दिया जाए। रजनीशीस के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से चलने लगी और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें बहुत इन्वॉल्व थे। शीला ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी मर्डर करने का प्लान बनाया। अपने कुछ डिसाइपल्स को भेजा टू मर्डर मिस्टर टर्नर, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। उन बेघर लोगों को वापस निकाल दिया गया। दे ऑल वर आउट ऑफ कंट्रोल। अब रजनीशपुरम में हॉलीवुड के लोग भी आने लगे थे। हास्या एक अमीर महिला थी। उसके पति ने द गॉडफादर फिल्म बनाई थी। अब हॉलीवुड क्राउड और खास करके हास्या भगवान के बहुत पास आ गई थी। इन्हीं लोगों ने भगवान को हीरे की घड़ी भी गिफ्ट की। शीला ने इन लोगों का भी मर्डर करने का प्लान बनवाया, ओशो के पर्सनल डॉक्टर का भी, क्योंकि शीला के हिसाब से वो भगवान को बहुत ड्रग्स दे रहे थे। जब ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो शीला और उसके साथी सब के सब बिना बताए रजनीशपुरम छोड़ के भाग गए। वो रातों रात बिना बताए चले गए। दूसरे ही दिन 4 साल में पहली बार अब भगवान पब्लिकली बोलने वाले थे। वो बहुत गुस्से में थे। ओशो ने पूरे आरोप शीला के ऊपर लगा दिए। I have been silent for 3.5 years. The people who were in power took advantage of my silence. Sheila and her group, they tried to kill 3 people. She should have been here and faced me. She did not even come to say goodbye to me. इसके बाद भगवान और शीला के बीच बहुत विवाद होने लगा। I have never made love to her. That much is certain. Perhaps that is the jealousy she always wanted. But I have made it a point never make love to a secretary. She is just going more and more insane before she goes to imprisonment. To let people know who you are, the way I have come to know you, which is that on one hand you're a genius and a beautiful man, and on the other hand you really exploit people by using their human frailty and emotions. She is drugged. She is on hard drugs. सब शॉक में थे। ओशो ने पब्लिकली शीला के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जो FBI के दायरे में आते थे। Sheila wanted one of our pilots to take the bombs and crash the plane against the Vasco County office. She has stolen $43 million out of that money. One of the offices of Vasco County was burned. They should put Interpol after them. और उसके बाद FBI को मौका मिला रेंच के अंदर जाने का, और ये ओशो की सबसे बड़ी गलती थी। FBI को अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिली जिसने सब कुछ साफ कर दिया। मेडिकल लैब्स जिसमें पैथोजन्स या जहर बनाए जा रहे थे, अलग अलग प्लान्स लोगों के मर्डर करने के, अलग अलग बॉम्ब्स बनाने के प्लान। शीला के घर से 10,000 टेप्स मिले जिसमें पूरे की पूरे शहर की हर एक एक्टिविटी रिकॉर्डेड थी। FBI के पास ओशो के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, पर FBI को पता था कि अगर ओशो को अरेस्ट कर लिया तो ये कम्यून अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए FBI ने अपना फोकस ओशो पे बनाया। ओशो से रिलेटेड हर एक चीज की तलाशी ली गई। इससे ओशो और सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे, पर अब FBI रुकने नहीं वाली थी। केडी जो रजनीशपुरम का फॉर्मर मेयर था, उसने फैसला किया कि वो एक सरकारी गवाह बन जाएगा। शीला के ज्यादातर प्लान में वो साथ में था। जब उसने ऐसा किया तो FBI के लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया। शीला, ओशो और उनके 60 डिसाइपल्स के ऊपर 35 अलग अलग मामलों पे अरेस्ट वारंट जारी हुआ। जब भगवान अरेस्ट होने वाले थे, शीला इस समय जर्मनी में कहीं थी और ओशो रजनीशपुरम में। इनको सीधे जाके अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। इन सब के पास बहुत हथियार थे। रजनीशपुरम की सिक्योरिटी के पास जितने हथियार थे, उतने हथियार पूरी की पूरी ओरेगन स्टेट की पुलिस के पास नहीं थे।
लोग ओशो की हिफाजत करने के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। यूएस मिलिट्री और FBI स्वाट टीम आ गई रजनीशपुरम को घेरने के लिए। उन सबको बस ओशो चाहिए था बस। पर इन्हीं सबके बीच रेंज में 2 जेट आए और भगवान भाग गए। यूएस डिफेंस को पता चल गया कि भगवान श्री रजनीश बर्म्यूडा जा रहे हैं, क्योंकि वहां से उन पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। FAA जो USA का एयर डिफेंस डिपार्टमेंट है, अब वो ओशो को ट्रैक कर रहा था। और कुछ ही समय में जब ओशो का जेट फ्यूलिंग के लिए रुका, तब ओशो के जेट से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। जब ओशो को अरेस्ट करने पहुंचे, तब वो सीट के पीछे छुपे हुए थे। वो अरेस्ट हो गए। उसी समय शीला और उनके साथियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। सब खत्म हो गया। अब वो जेल में थे। ओशो पे इमिग्रेशन और मैरिज फ्रॉड का इल्ज़ाम था और शीला पे बहुत कुछ। फाइनली डिसाइड हुआ कि ओशो अमेरिका छोड़ के चले जाएंगे और उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया गया। शीला 29 महीनों तक जेल में रही और जेल से निकलने के बाद स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गई। भगवान श्री रजनीश देन केम बैक टू इंडिया विथ हिज न्यू नेम ओशो, और फिर वो पूना में अपने आश्रम में अपने लोगों के साथ रहे। 1980 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे भी बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि यूएस जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था, जिससे वो धीरे धीरे बीमार और कमज़ोर हो गए थे। और कुछ का कहना है कि इंडियन आश्रम में उनके खिलाफ कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी उनकी प्रॉपर्टी के लिए। वेल, अदर देन दिस यूएस स्टोरी, ओशो वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ दिस एज। उनकी टीचिंग्स आज भी लोग इंटरनेट पे सुनते हैं और शेयर करते हैं। वो एक महान आदमी था, एक रिवॉल्यूशनरी था। बॉटम लाइन यही है कि फिलॉसफी पढ़ो, पर इनलाइटमेंट खरीदने मत जाओ, क्योंकि इनलाइटमेंट कोई बेच नहीं सकता, कोई भी नहीं। इनलाइटमेंट बेचने के मामले में सब के सब सिर्फ धंधा कर रहे हैं। कोई किसी को भगवान के पास नहीं ले जा सकता। इतने समय से इतने सारे गुरुज आए, पर आज तक किसी भी गुरु ने किसी को इनलाइट नहीं किया। और यही एक बहुत बड़ा फैक्ट है और ट्रुथ है कि कोई किसी को इनलाइट नहीं कर सकता। दर्शन प्रोडक्शन इसी प्रकार से मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज लाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें।